नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम आज चर्चा करेंगे समसामयिक की करेंट अफेयर। छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगिता परीक्षा है तो हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की करेंट अफेयर आता है और हम छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हमारा स्पेशल छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर के ऊपर रहेगा, जो आपके आगामी एग्जाम छात्रावास अधीक्षक, सीजी पुलिस आरक्षक, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी में आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के समसामयिकी में। छत्तीसगढ़ के समसामयिकी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग के अनुरोध, जैसे आप लोग पूछे थे कमेंट करके कि सर आपका ऑफलाइन क्लास कहाँ पे चल रही है, तो मैं अभी वर्तमान में ऑफलाइन क्लास कहाँ पे चल रही है, RK राकेश यादव क्लासेस में करेंट अफेयर्स ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं राकेश यादव सर एवं राकेश यादव क्लासेस की पूरी टीम को स्पेशल थैंक्स कहूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन करेंट अफेयर्स की क्लासेस निःशुल्क कर दिया गया है। यदि आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप लोग को क्या करना है, कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है और ये क्लासेस आपका बिलासपुर में संचालित है DP कॉलेज के पास। तो चलिए अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की समसामयिकी और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज, छत्तीसगढ़ में चुनाव 2024। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव 2024 में हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे लोकसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ है ना। और यहीं पे हम बात करेंगे भारत में, कहाँ पे, भारत में। तो भारत में ये 7 चरणों में चुनाव हुआ है। कितने चरणों में, 7 चरणों, जिसमें से 3 चरण यहाँ पे हुआ है। और छत्तीसगढ़ में हम बात करेंगे तो लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, लोकसभा सीट की संख्या 11 है। चलिए तो इसमें हम बात करेंगे लोकसभा सीट 11 सीट के लिए छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हुआ है। जो पहला चरण आपका 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को और तीसरा चरण आपका 7 मई को हुआ है। और ये 19 अप्रैल को हुआ है, ये आपका बस्तर लोकसभा सीट के लिए हुआ है। और बस्तर लोकसभा सीट में हम लोग देखेंगे तो 68.29% ही मतदान हुआ। और यहीं पे बात करेंगे तो लोकसभा सीट जो बस्तर है ये ST है। और दूसरा चरण में हम देखेंगे तो कांकेर लोकसभा सीट, राजनांदगांव लोकसभा सीट एवं महासमुंद लोकसभा सीट, 3 लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को आपका चुनाव हुआ है। जो कांकेर लोकसभा सीट क्या है, SC के लिए, ST के लिए रिजर्वेशन है। चलिए उसके बाद तीसरे चरण में हम बात करेंगे तो 7 मई में हुआ है। तो यहाँ पे आपका लोकसभा सीट देखेंगे तो रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, सरगुजा और जांजगीर चांपा में हुआ है। और तीसरे चरण में हम बात करेंगे तो यहाँ पे 7 मई को कुल मतदान का बात करेंगे तो 71.98% हुआ है। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है हमको कि जो कुल सीट है इसमें से देखेंगे तो SC सीट केवल 1 है, जो आपका कहाँ पे है, जांजगीर चांपा में। और ST सीट 4 है। कितने, 4, जो कहाँ पे है आपका बस्तर, कांकेर, रायगढ़ और सरगुजा, ये 4 सीट आपका क्या है, ST है। और उसके बाद जो बच गया आपका सामान्य सीट या फिर अन्य रिजर्व बोलेंगे, जो आपका कितना हो जाएगा, 6 सीट। ठीक, तो टोटल हमारे यहाँ कितना है, 11 लोकसभा सीट है। चलिए तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी चुनाव को देखते हैं कि आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो लोकसभा सीट में मतदान की सुविधा के लिए सरकार द्वारा आपका ऐप जारी किया गया था। इस ऐप में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐप में क्या क्या था। तो पहला हम देखेंगे तो सिविलिज ऐप। सिविलिज ऐप में क्या होता था कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखा गया था। तो ये चीज को ध्यान रखना कि चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, तो सिविलिज ऐप लॉन्च किया गया था। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे सक्षम ऐप। तो सक्षम ऐप के माध्यम से क्या किया जाता था, यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप और पंजीयन प्रक्रिया। तो यहाँ पे 2 आपका देखेंगे, पिक एंड ड्रॉप और पंजीयन प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन तक पिक एवं ड्रॉप सुविधा का लाभ उठाया गया इसमें। चलिए उसके बाद सुविधा हम देखेंगे यहाँ पे कैंडिडेट ऐप।
तो सुविधा कैंडिडेट ऐप, तो सुविधा कैंडिडेट ऐप के अंतर्गत क्या होता था, यहाँ पे प्रत्याशी को अपने रैली, सभा, शपथ पत्र, नामांकन भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान किया गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रत्याशी को अपना नामांकन, सभा, रैली और शपथ पत्र ऑनलाइन के माध्यम से अनुमति लेने की सुविधा प्रदान किया गया था। तो चलिए, वोटर टर्न आउट ऐप, वोटर टर्न आउट ऐप में क्या होता था, आम नागरिक मतदाता की जानकारी प्रतिपल प्राप्त कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि मतदान के दिन आम नागरिकों को मतदान की प्रतिपल, है ना, पल प्रतिपल की जानकारी वहां के नोडल ऑफिसर द्वारा इस ऐप के माध्यम से आम जनता को दिया जाता था। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे नो योर कैंडिडेट ऐप। नो योर कैंडिडेट ऐप के माध्यम से प्रत्येक प्रत्याशी की जानकारी, जो अपने क्षेत्र के अनुसार आप देख सकते थे कि वो कितना शिक्षित है, संपत्ति कितना है उनका, आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं, आदि जानकारी आप नो योर कैंडिडेट के उससे देख सकते थे। अब देखेंगे हम लोग इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम ऐप। क्या चीज? इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट ऐप। इसके माध्यम से हम बात करेंगे तो विभिन्न विभागों द्वारा हर जब्ती, सीजर कार्यवाही की जानकारी इस ऐप के माध्यम से दिया जाता था। और इसमें देखेंगे तो जैसे पुलिस विभाग हो गया, आयकर विभाग हो गया, जीएसटी विभाग हो गया, ये सब इनके माध्यम से, जैसे कि हम देखेंगे सर्चिंग के द्वारा गश्त करते थे और कहीं पे अवैध रूप से अगर मान के चलो किसी भी प्रकार का सप्लाई किया जा रहा है उसको यहाँ पे रोका जाता था। जैसे कि हम बात करेंगे कि पैसे का हो गया, है ना, किसी भी माध्यम से मतलब यहाँ पे जानकारी एकत्रित करके उनको क्या किया जाता था, इस ऐप में अपलोड किया जाता था। चलिए, थोड़ा सा गला खराब लग रहा है आज। अब देखेंगे मतदान के लिए पहचान पत्र। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे मतदान के लिए पहचान पत्र में। तो यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र तो होता ही है, इसके साथ साथ या इसके अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर भी आप मतदान कर सकते थे। और ये 12 में हम बात करेंगे जैसे आधार कार्ड, मनरेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, ये शब्द इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। मतलब जिसमें आपका गवर्नमेंट द्वारा जारी परिचय पत्र में आपका फोटो है, उस माध्यम से आप यहाँ पे मतदान कर सकते थे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे तो वरिष्ठ मतदाता कहने का मतलब 80 प्लस और दिव्यांगरत की निःशुल्क सुविधा व्यवस्था किया। मतलब दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए निःशुल्क दिव्यांगरत की निःशुल्क व्यवस्था किया गया था। अब चलिए, अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण लोकसभा सीट। तो रायपुर लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो ब्रजमोहन अग्रवाल, बीजेपी से आपका ब्रजमोहन अग्रवाल, और आपका कांग्रेस से कौन था यहाँ पे देखेंगे तो विकास उपाध्याय। ये दोनों के बीच में आपका मतलब कंपटीशन था। तो यहाँ पे हम देखेंगे जीत हार का अंतर देखेंगे तो क्या था, 5,75,285 मतों से विजय हुआ ब्रिजमोहन अग्रवाल। और वोटिंग का प्रतिशत देखेंगे यहाँ पे तो 66.82% था। चलिए, तो यहाँ पे अगर रायपुर लोकसभा सीट में विजय कौन रहा तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पे विजित थे। और यहाँ पे विजित थे तो ये भी है कि विजय में अगर बात करेंगे हम तो छत्तीसगढ़ लोकसभा सीट, छत्तीसगढ़ में कितना लोकसभा सीट है मैं पहले ही बता चुका हूँ, 11 लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ में। लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। तो ये 11 सीटों में से सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाला कौन है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है। और यहाँ पे हम बात करेंगे पूरा भारत में तो 9वें स्थान है, जो सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार थे ब्रिजमोहन अग्रवाल, जो रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी थे। तो चलिए फिर आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके बाद फिर आपका देखेंगे हम लोग बिलासपुर लोकसभा सीट। तो बिलासपुर लोकसभा सीट में हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे दो लोग के बीच में था आपका तोखान साहू जो बीजेपी से थे और देवेंद्र यादव, दोनों के बीच में आपका यहाँ पे मतलब हार जीत का टक्कर चला। और इसमें बात करेंगे हम लोग तो विजित कौन हुआ, विजयी कौन रहा तो तोखान साहू बीजेपी। और जीत और हार का अंतर का बात करेंगे यहाँ पे तो 1,64,588। और वोटिंग का प्रतिशत हम बात करेंगे यहाँ पे तो 64.77% ही वोटिंग हुआ यहाँ पे। चलिए, तो कुछ हम तोखान साहू के बारे में भी जान लेते हैं। तोखान साहू केंद्र में राज्य मंत्री के पद पर है, अभी
अभी वर्तमान में कहाँ पे है, राज्य मंत्री के पद पर है। और ये कौन से पद पर है, तो आवास एवं शहरी मामले के मंत्री है। चलिए, और इनका गांव का बात करेंगे तो डिंडोरी मुंगेली जिला है ना, डिंडोरी के मुंगेली जिला में इनका निवास स्थान है। उसके बाद पार्टी का बात करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी से के सदस्य हैं और इन्होंने 2013 में लोरमी विधानसभा से एक बार विधायक बने थे और 2024 में बिलासपुर लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। तो चलिए फिर आगे हम देखेंगे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे विशेष। तो विशेष में हम चर्चा करेंगे क्या चीज, रायपुर लोकसभा सीट, है ना। विशेष में हम क्या चीज करेंगे, रायपुर लोकसभा सीट ब्रजमोहन अग्रवाल कितने 5.75 लाख वोटों से जीते हैं। वे प्रदेश में भाजपा का सबसे बड़ी जीत दिलाई। मैं पहले ही बताया हूं कि अगर प्रदेश में बात करेंगे तो भाजपा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतों से जीत हासिल किया है। और वहीं अगर भारत में बात करेंगे तो इनका स्थान क्या है, भारत में 9वां स्थान है। ठीक, भारत में ये क्या है, 9वां स्थान। और यहीं पे अगर बात करेंगे प्रदेश में तो कांग्रेस का भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग 1814 सबसे कम मतों से विजय प्राप्त करने वाला भोजराज है, जो प्रत्याशी कहां का है, आपका कांकेर का। ठीक, चलिए, और यहीं पे हम बात करेंगे तो कांग्रेस की एकमात्र महिला प्रत्याशी ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा सीट से आपका भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे को पराजित करके जीत हासिल की है। और यहीं पे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे तो निर्वाचन एजेंसी कौन है लोकसभा का, तो केंद्रीय चुनाव आयोग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, हाँ चलिए मैं कुछ चीज़ों को आप लोग को बता दूं। आप लोग कई लोगों को अगर नोट्स की बात करते हैं यहाँ पे कि सर हमारा आपका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा। साथ साथ अगर आपको जो हमारा बुक है कौन सा, आरके पब्लिकेशन, ये आपको चाहिए तो ये दिए गए संपर्क नंबर में संपर्क कर सकते हैं और इस बुक को आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सुविधा से मंगवा सकते हैं। जो आपको सुविधाजनक लगे उसी माध्यम से खरीद सकते हैं। जो करेंट अफेयर, ये करेंट अफेयर आपका जनवरी से लेकर जुलाई, है ना, अभी वर्तमान तक के कुछ ही दिन तक के अपडेट हुआ है, बाकी का अपडेट हम लोग करते रहेंगे। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखेंगे उसके बाद हम लोग, ये हमारा जानकारी हो गया लोकसभा विधानसभा के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन आपका मुख्यतः यहीं से ही बनेंगे, जो कंटेंट है आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, किसके बारे में चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। और इसमें अगर बात करेंगे तो निर्वाचन एजेंसी कौन होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग। और इसमें अधिकारी बात करेंगे, आयुक्त तो बात करेंगे तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कौन था, ठाकुर राम सिंह। और ये नवंबर में रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद जनवरी 2024 में बात करेंगे तो राज्य का नया निर्वाचन आयुक्त कौन है, अभी वर्तमान में अजय सिंह हैं, जो 5वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त है। चलिए, और इसी क्रम में हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तो श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले। और यहीं पे उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के बारे में बात करेंगे तो श्री विनय अग्रवाल जी है ना। चलिए अब बात करेंगे हम कुल विधानसभा सीट। तो कुल विधानसभा सीट में हमारे यहाँ कितने हैं, टोटल 90 विधानसभा सीट है। और 90 विधानसभा सीट के लिए हम बात करेंगे तो चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण कब हुआ आपका, 7 नवंबर को 20 सीटों के लिए हुआ और 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए मतदान हुआ। और 7 नवंबर को जो सीट था इसमें 78% मतदान हुआ। और वहीं पे हम बात करेंगे 70 सीटों के लिए तो यहाँ पे कितना 75.86% मतदान रहा। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि कुल मतदान, है ना, कुल मतदान केंद्र कितना था, तो 24,109, मतलब आपका 24,109 कुल मतदान केंद्र बनाया गया था। ठीक, उसके बाद देखेंगे 2023 में कुल मतदाता का मतदान का प्रतिशत। देखिए हमने पिछले देखे थे कि अलग अलग 20 सीट के लिए अलग और आपका कितना 70 सीट के लिए अलग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल 90 सीट में कितना था। तो 90 सीट में एवरेज मतदान की बात करेंगे तो 76.31% हुआ। और चुनाव हेतु शुभंकर था तो क्या था, चुनई चिरई। इसका शुभंकर जो आपका दिख रहा है यही आपका क्या था, ये शुभंकर था
चुनई चिरई थी, है ना। और चुनाव की मतगणना की बात करेंगे तो 3 दिसंबर 2023 को इसका मतगणना हुआ, और इसके बारे में कि रिजल्ट क्या आया इसका चलिए आगे बात देखेंगे। तो जब मतगणना 3 दिसंबर 2023 को मतगणना के बाद हम इसमें क्या बात करेंगे, परिणाम की। तो परिणाम की बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे 2023, तो पार्टी की बात करेंगे तो पार्टी को प्राप्त अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीट है ना, पार्टी को प्राप्त सीट में हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी, कितना 54 सीट से सीट प्राप्त की है, 90 में से 54 सीट। और यहीं पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो 35 सीट, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बात करेंगे तो 1 सीट प्राप्त हुआ है, टोटल 90 सीट में। और यहाँ पे बहुमत की बात करेंगे तो कितना होता है, जैसे आप लोग जानते हो कि कुल विधानसभा सीट के आधे से एक अधिक सीट प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है, बहुमत। तो यहाँ पे बहुमत प्राप्त किया है, क्या है संख्या हमारे यहाँ 46 सीट प्राप्त करने वाला बहुमत। तो हमारे यहाँ बहुमत किसने, बीजेपी ने प्राप्त किया है, भारतीय जनता पार्टी 54 सीट के साथ बहुमत प्राप्त किए हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो 90 सीट है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम, करेंट से हट के, जीएस है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुल विधानसभा सीट की संख्या तो 90 है, जिसमें आपका यूआर अनारक्षित सामान्य सीट का बात करेंगे, है ना, तो 51 है। और अनुसूचित मतलब हम लोग एसटी बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, अनुसूचित जनजाति, है ना, 29 है। और अनुसूचित जाति तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, एससी, तो एससी सीटों की संख्या कितना है, 10 है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम ये इसी क्रम में और चर्चा करते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग शपथ ग्रहण समारोह किसका, जैसे मैं पहले ही बताया हूं कि जो जिनको लोकसभा में बहुमत दल का नेता को क्या चुना जाएगा, मुख्यमंत्री चुना जाएगा, है ना, सॉरी लोकसभा नहीं, आपका कहाँ पे, विधानसभा में। लोकसभा में तो प्रधानमंत्री चुना जाता है। चलिए, हम राष्ट्रीय समसमयिकी में वहां पे भी ये सब चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, अभी हम छत्तीसगढ़ का ही चर्चा करते हैं। चलिए, तो शपथ ग्रहण के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 13 दिसंबर 2023 को, 3 दिसंबर को रिजल्ट आया और 13 दिसंबर 2023 को क्या किया गया, शपथ ग्रहण किया गया। तो शपथ ग्रहण का स्थान कहाँ था, तो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में शपथ ग्रहण हुआ। और शपथ ग्रहण किसने करवाया है, तो यहाँ पे श्री विश्वभूषण हरिचंदन, और ये 9वें क्रम के राज्यपाल थे। कौन से क्रम के, 9वें क्रम के राज्यपाल थे। अगर हम वर्तमान में बात करेंगे तो हाल ही में, है ना, करेंट आपका 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में क्या किया गया, नया नियुक्त राज्यपाल नियुक्त किया गया। जो अभी वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है, रमेन डेका, जो कौन से क्रम का है आपका बात करेंगे तो 10वें क्रम का राज्यपाल है। चलिए, और आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका कौन सा राज्यसभा में, सॉरी विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता है उसको शपथ किसने दिलाया, तो यहाँ पे श्री विश्वभूषण हरिचंदन 9वें क्रम के राज्यपाल थे, उन्होंने शपथ यहाँ पे दिलाया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो मुख्यमंत्री किसी ने मतलब बनाया गया, तो श्री विष्णु देव सहाय। और उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ 2 बनाया गया, उप मुख्यमंत्री 2 बनाया गया। ठीक, तो उप मुख्यमंत्री पहला हम देखेंगे तो श्री अरुण साव, और दूसरा हम बात करेंगे तो विजय शर्मा। ठीक, तो चलिए एक एक के बारे में हम कुछ इसके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि क्या है कैसा है। तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे, विष्णुदेव सहाय, और इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, तो हम बात करेंगे कुनकुरी। ठीक, और भी इनके बारे में हम लोग विशेष तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं कौन, आपके विष्णुदेव सहाय जी। उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। पहला आदिवासी मुख्यमंत्री का बात करेंगे तो कौन है आपका, श्री अजीत जोगी जी थे, है ना। और यहीं पे बात करेंगे हम कि प्रथम निर्वाचित आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, तो हमको इसी को लेना है, श्री विष्णुदेव सहाय जी को लेना है, क्योंकि ये निर्वाचित क्या था आपका, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। और मुख्यमंत्री क्रम में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा आदिवासी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और भाजपा राष्ट्रीय, है ना, कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। उसके बाद अभी वर्तमान में क्या है, छत्तीसगढ़ के सीएम श्री विष्णुदेव सहाय जी हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, शपथ ग्रहण के बाद हम लोग किसका बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री कौन है, अरुण साव जी, और इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, लोरमी।
है ना। और ये पूर्व में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद रह चुके हैं, ये सांसद भी रह चुके हैं पूर्व में बिलासपुर लोकसभा। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे दूसरा उप मुख्यमंत्री, तो श्री विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी का विधानसभा क्षेत्र का बात करेंगे तो ये कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से है और पहली बार विधानसभा के सदस्य बने हैं। कौन? आपका श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री। तो चलिए अब कुछ और देख लेते हैं हम लोग। तो नेता प्रतिपक्ष की बात करेंगे हम लोग, तो शक्ति विधानसभा क्षेत्र के चरणदास महान को क्या बनाया गया है? नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और वहीं पे हम बोलेंगे जैसे कि हम बात करते हैं कि पहला बैठक जो होता है विधानसभा में, तो वहां पे नेतृत्व के लिए एक स्पीकर चुना जाता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे यहाँ पे? रामानुजगंज के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी। कहा कौन? राम विचार नेताम जी यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर थे। और वहीं पे हम बात करेंगे यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष, तो श्री रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे इसको, है ना, कि मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव बात करेंगे तो वर्तमान में आपका राहुल भगत जी है जो राजनांदगांव के आईजी के पद पर पदस्थ थे। ये पहले कहाँ थे? राजनांदगांव के आईजी के पद पर पदस्थ थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री का सचिव है। चलिए उसके बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र का बात करेंगे हम लोग, तो 9 से 21 दिसंबर तक चला था। पहला शीतकालीन सत्र हम देखेंगे तो 9 से 31 दिसंबर तक के चला था। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के कैबिनेट मंत्री। तो कौन कौन कैबिनेट मंत्री है? आप लोग को ज्ञात होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कैबिनेट मंत्री, मतलब जितने भी आपका मंत्री परिषद या फिर है ना कैबिनेट मंत्री है, उसमें क्या हो चुका है, कुल सीट का 15% ही आपका मंत्री परिषद या कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये 15% में कौन कौन क्या है। तो चलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री का बात करेंगे तो सबसे पहले मंत्री में देखेंगे तो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में पहले ही बता चुका हूं, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से हमारे यहाँ श्री विष्णुदेव साय जी आए हैं। ठीक, चलिए और इनके विशेष तत्व में हम क्या बात करेंगे कि कौन कौन सा विभाग अभी इनके अंडर में है। तो सामान्य प्रशासन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य, कर, है ना, कर में आपका आबकारी डिपार्टमेंट का, परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुआ है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं है, तो जैसे हम लोग वर्तमान में देखेंगे शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी वर्तमान में जो विधायक थे अभी क्या बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं रायपुर से, तो वो अभी पद खाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी कि शिक्षा मंत्री कौन है या किसके पास है ये मंत्री का कार्यभार, तो आपका श्री विष्णुदेव साय जी के पास है, जब तक किसी को सौंपे ना। चलिए तो ये हुआ, इसी कारण यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अन्य विभाग जो किसी मंत्री को अभी मतलब आवंटित नहीं हुआ है। ये सारी चीज आपको किसके अंतर्गत में रहेगा, मुख्यमंत्री के अंतर्गत में आता है। चलिए उसके बाद देखेंगे उप मुख्यमंत्री आपका श्री अरुण साव। तो उप मुख्यमंत्री में हम बात करेंगे तो यहाँ पे अरुण साव जी को कौन कौन सा, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायिकी कार्य एवं नगरीय प्रशासन इसके अंतर्गत रखा गया है। तो नगरीय प्रशासन किसके अंतर्गत है, तो अरुण साव के अंडर में आपका आता है। और ये आपका नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है, तो श्री अरुण साव जो उप मुख्यमंत्री के रूप में है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग उप मुख्यमंत्री दूसरा विजय शर्मा जी। दो लोग हैं ना हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे दोनों, ये आपका विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है, कवर्धा। तो इनको आपको याद रखना है कि गृह एवं जेल विभाग, होम मिनिस्ट्री किसके अंदर में है, आपका विजय शर्मा जी के अंदर में आपका क्या है, होम मिनिस्ट्री है। और यहाँ पे और बात करेंगे तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा किसके अंदर में है, आपका श्री विजय शर्मा जी का। रोजगार एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी इसके अंतर्गत में है। अब बात करेंगे मंत्री, तो मंत्री का बात करेंगे तो श्री राम विचार नेताम, है ना। और ये इसका विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है, रामानुजगंज के क्षेत्र के अंतर्गत ये वहाँ के विधायक हैं। ठीक है, चलिए और इसके अंतर्गत में हम देखेंगे तो आपका क्या है, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, तो श्री राम विचार नेताम जी इनके मंत्री है। इसके बाद फिर अन्य मंत्री के बारे में बात करेंगे हम लोग। जो मंत्री कौन है, श्री दयाल
दास बघेल, श्री दयाल दास बघेल, ये नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। और ये क्या है, खाद्य मंत्री है ना, इनको भी याद रखना है, खाद्य मंत्री। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है, तो श्री दयाल दास बघेल जी मंत्री है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब इसके बाद मंत्री है ना, श्री केदार कश्यप। केदार कश्यप जी अगर बात करेंगे तो विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर क्षेत्र से आते हैं। ये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, साथ में जल संसाधन मंत्री, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री किसके अंतर्गत है, तो आपका श्री केदार कश्यप के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मंत्री हम देखेंगे तो श्री लखनलाल देवांगन, ये आपका कोरबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वाणिज्य एवं उद्योग एवं श्रम है ना, इसमें हम बात करेंगे क्या थी, वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री कौन है, तो श्री लखनलाल देवांगन है। चलिए उसके बाद मंत्री का बात करेंगे, मंत्री आपका श्याम बिहारी जायसवाल है ना, श्याम बिहारी जायसवाल। इसके अंतर्गत में आपका चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्री कार्यक्रम, यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा है ना, ये एक साथ है, शिक्षा अलग नहीं है। ठीक, चलिए तो चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्री कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण आदि विभाग किसके अंतर्गत में है, आपका श्याम बिहारी जायसवाल जी के अंदर में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो मंत्री परिषद के इसमें आगे चलते हम बात करेंगे ओपी चौधरी जी। तो ओपी चौधरी जी राजनांदगांव आपका रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के से आते हैं। ओम प्रकाश चौधरी जी या ओपी चौधरी जी कहाँ से, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और विधानसभा क्षेत्र में इनके पास आपका मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो वित्त मंत्रालय, आपको मंत्री कौन है, वित्त मंत्री तो ओम प्रकाश चौधरी जी है ना। और साथ साथ हम बात करेंगे तो वाणिज्य कर मंत्री, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री भी कौन है, आपका ओम प्रकाश चौधरी जी। और यहीं पे हम बात करेंगे मंत्री अगर महिला है ना, तो यहाँ पे महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री कौन है, यहाँ पे श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी। जो आपका बात करेंगे ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से है, तो ये भटगांव विधानसभा क्षेत्र से है। अब बात करेंगे मंत्री, तो मंत्री का में देखेंगे तो टेकराम वर्मा है ना, ये कहाँ से है, बलौदाबाजार से। और खेल कूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं। तो यहाँ पे अब खेल मंत्री कौन है, तो हमको याद रखना खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री आपका श्री टेकराम वर्मा जी हैं मंत्री। और ये इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, बलौदाबाजार। तो इसी क्रम में हम बात किए थे यहाँ पे एकमात्र महिला मंत्री कौन है, आपका श्रीमती राजवाड़े। तो यहीं पे हम बात करेंगे जो 2023 में 155 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में भाग लिए थे, प्रत्याशी के रूप में लड़े, जिसमें से केवल 19 महिलाएं ही यहाँ पे विधायक के लिए निर्वाचित हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि 90 विधानसभा सीट में हमारे पास कितना 19 महिलाएं हैं या फिर महिला विधायक है ना, महिला है। ठीक है, 90 विधानसभा सीट में, तो ये याद रखना है। आज यहीं तक दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका राष्ट्रीय समसमय की। चलिए तो धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।